हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सत्र 2024-25 का कक्षा 9वीं का गणित का बेसलाइन टेस्ट हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आपका ये बेसलाइन टेस्ट सत्र 2024-25 में 1 अप्रैल के बाद कभी भी आपके स्कूल में ले लिया जाएगा। विमर्श पोर्टल पर ये टेस्ट हिंदी, गणित और अंग्रेजी ये तीनों ही विषयों के टेस्ट विमर्श पोर्टल पर 1 अप्रैल 2024 को अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको आपकी कक्षा 9वीं डालनी है। यहाँ पर दिनांक, जिस दिनांक में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो दिनांक आपको यहाँ डालनी है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने स्कूल का नाम डालना है और प्राप्तांक की डिटेल्स आपके टीचर्स द्वारा फिल की जाएगी। यहाँ आपको अपना जेंडर फिल करना है और बाकी ये वाली डिटेल्स भी आपके टीचर द्वारा फिल की जाएंगी। तो हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल पर। ये निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखें। तो प्रश्न है 234 गुणित 5। तो जब हम 234 का और 5 का गुणा करते हैं तो 5 चुके 20 का 0 और ये जो 2 है वो हासिल में चला जाएगा। फिर 5 दिया 15 और हासिल का 2 17, 17 का 7 और 1 जो है अगले अंक पर हासिल में चला जाएगा। 5 दूनी 10 और 1 11। तो उत्तर आएगा 1170, 1170 या 1170। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर प्रश्न पर जितने अंक हैं वो आपको यहाँ पर साइड में दिख जाएंगे और जिस प्रश्न पर आपको जितने अंक मिलेंगे यहाँ पर ऊपर उन अंकों को आपके टीचर्स द्वारा फिल किया जाएगा, इसलिए ऊपर यहाँ पर कुछ भी ना लिखें। प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। 573 भागित 6। तो 573 में 6 से भाग देना है और जितनी बार भाग जाएगा उसका भागफल इस बॉक्स में और अंत में जो शेष बचेगा उसे यहाँ नीचे फिल करना है। तो आइए देते हैं इसका भाग। 573 भागित 6। तो पहला अंक 5 जो है 6 से छोटा है, इसलिए हम पहली बार में 57 में भाग देंगे 6 का। तो 6 नमा का 54, क्योंकि 6 दम 60, 57 से ज़्यादा होगा। अब 7 में से 4 गए बचा 3 और 5 में से 5 गए बचा 0। अगला अंक 3 नीचे आ जाएगा। अब 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 33 से ज़्यादा ना हो। तो 6 पंजे 30। तो 33 में से 30 गया तो बचेगा 3। तो भागफल आ गया 95 और शेषफल आ गया 3। जहाँ लिख देंगे भागफल में 95 और शेषफल में 3। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है। तो भूखंड की परिमाप क्या है? तो यहाँ पर जो भूखंड है वह समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती हैं और हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप में हम जिस भी आकृति का परिमाप निकालते हैं उसकी भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है तो अन्य 2 भुजाएं भी 16 मीटर होंगी, यानी तीनों ही भुजाएं 16-16 मीटर की लंबाई की होंगी। तो परिमाप के लिए हम या तो 16 को 3 बार जोड़ दें या इसके सूत्र 3 गुणित भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र है 3 गुणित भुजा, ये भी आप लगा सकते हैं। तो 3 गुणित भुजा का मान है 16 मीटर। तो 16 तिया 48 मीटर ये परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 मीटर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो यहाँ पर हमें 2 भिन्न दी गई हैं, 5/7 और 2/7 और इनका योगफल करके हमें बॉक्स में फिल करना है। तो 5/7 धन 2/7 दोनों ही भिन्नों का जो हर है नीचे वाली संख्या वह समान है, इसलिए इसका लघुत्तम भी वही संख्या आ जाएगी 7।
जब किसी भी भिन्न के हर समान हो तो लघुत्तम वही संख्या आती है और हम ऊपर के अंश को सीधे जोड़ सकते हैं। 5 धन 2, तो 5 और 2 आ जाएगा 7 और बटे 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 1। तो बॉक्स में आंसर आएगा 1। आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, खाली बॉक्स में बड़ा है, छोटा है या बराबर लगाएं। तो यहां पर पहला प्रश्न है 12 बॉक्स 8, तो 12 बड़ा है 8 से, इसलिए इसमें ये चिन्ह आएगा 12 बड़ा है 8 से। इस चिन्ह में बाएं हाथ तरफ वाली संख्या बड़ी होती है और दाएं हाथ तरफ वाली संख्या छोटी होती है। इसी प्रकार जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो बाएं हाथ तरफ की संख्या छोटी होती है और दाएं हाथ तरफ की संख्या बड़ी होती है। अब दूसरा प्रश्न इसमें है 21 बॉक्स 13 गुणित 2, तो 13 दूनी 26, तो 26 जो है 21 से बड़ा होगा, तो इसमें आ जाएगा 21 छोटा है 26 से, या 21 छोटा है 13 गुणित 2 से। तीसरा प्रश्न है 3 गुणित 5 और यहाँ 6 गुणित 2, तो 3 5 है 15 और यहाँ 6 दूनी 12, तो 15 बड़ा है 12 से, तो हम यहाँ लगाएंगे 3 गुणित 5 बड़ा है 6 गुणित 2 से। अंतिम प्रश्न है 56 बॉक्स 14 गुणित 4, तो 14 और 4 का गुणा होता है 14 चुके 56, तो 56 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और इनका गुणनफल का जो आंसर आ रहा है वह भी 56 है। दोनों ही पक्ष यहाँ पर बराबर हैं, इसलिए बॉक्स में आएगा 56 बराबर है 14 गुणित 4 के। आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जिसे 8 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है और इसमें 2 भाग छायांकित हैं। ये पहला भाग और ये दूसरा भाग छायांकित है, इसे छोड़कर 6 भाग अछायांकित हैं। तो इसकी जो भिन्न बनेगी वह बनेगी 8, नीचे आ जाएगा क्योंकि कुल भाग 8 हैं और 2 भाग छायांकित हैं, इसलिए अंश में हम रखेंगे 2। तो इसको हल कर सकते हैं, 2 से हम अंश और हर को भाग दे सकते हैं, तो 2 1 को 2, 2 चौके 8, तो इसकी जो भिन्न बनेगी वह बनेगी 1/4। प्रश्न क्रमांक 7 है, मल्लिका ने एक दुकान से 245 रुपये का सामान खरीदा और दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। दुकानदार मल्लिका को कितने रुपए लौटाएगा। तो इसका उत्तर निकालने के लिए हमें 500 में से 245 को घटाना है, तो हम लिखेंगे दुकानदार द्वारा मल्लिका को लौटाए रुपए, या लिख देंगे हम दुकानदार द्वारा मल्लिका को लौटाए रुपए, तो बराबर 500 ऋण 245। तो जब हम 500 में से 245 को घटाएंगे तो यह जाएगा 255 रुपये, तो 255 रुपये दुकानदार मल्लिका को लौटाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, रोहित ने मानसी से 1440 रुपये उधार लिए और रोहित ने मानसी को 180 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ज चुकता होने में लगा समय बराबर 1440 भागित 180। तो 1440 में हम 180 से भाग देंगे क्योंकि 1440 के कर्ज को 180 रूपी टुकड़ों में हमें पूरा करना है। तो 180 से हम 1440 को भाग देते हैं, तो 0 से यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगी और 18 से हम जब भाग देंगे तो 18 को 18 और 18 अट्ठे 144, तो ये उत्तर आ जाएगा 8 माह। यानी 1440 के कर्ज को 180 रुपये प्रति माह देने पर यह कर्ज 8 माह में चुकता हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्रमांक 9 है, 2 दर्जन कॉपियों का मूल्य 960 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 दर्जन कॉपियों का मूल्य। चूंकि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, इसलिए 2 दर्जन में 24 वस्तुएं होंगी, यानी 24 कॉपियाँ होंगी। तो 24 कॉपियों का मूल्य 960 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य बराबर 960 भागित 24। तो 24 से हम 960 को भाग देते हैं, तो जब हम 24 से 960 को भाग देते हैं तो यह आएगा 24 चौके 96 और 24 शून्यम 0। तो एक कॉपी का मूल्य होगा 40 रुपये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। 6 धन 15 ऋण 18 धन 7 ऋण 13। तो पहले हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो 6 धन 15 धन 7 और ऋण वाली संख्याओं को अलग लिख लेंगे हम, ऋण 18 ऋण 13। चूंकि समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती हैं और असमान चिन्हों वाली संख्याएं घटती हैं, तो यहाँ पर समान चिन्ह वाली यानी धनात्मक चिन्ह वाली संख्याएं 6, 15 और 7 तीनों के चिन्ह समान हैं, इसलिए जुड़ जाएंगी। तो 15 और 6 21 और 7 28। और चूंकि यहाँ पर 18 और 13 दोनों ऋणात्मक हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह ऋण हैं, इसलिए ये दोनों समान चिन्ह की वजह से जुड़ जाएंगी, लेकिन इनका उत्तर भी ऋण में होगा। तो यह जाएगा 31। 18 और 13 हो जाएगा 31। और अब चूंकि 28 का चिन्ह यहाँ पर धनात्मक है और 31 का चिन्ह ऋणात्मक है, तो मैंने अभी अभी कहा समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती हैं और असमान चिन्हों वाली संख्याएं घटती हैं। तो अब 28 और 31 विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए घट जाएंगे और 28 में से 31 जाएगा तो ये बचेगा ऋण 3। तो बॉक्स में उत्तर आ जाएगा ऋण 3। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक अधिक कोण की माप होती है। तो अधिक कोण की माप हमेशा एक 180 अंश से कम किंतु 90 अंश से अधिक होती है, यानी अधिक कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से कम होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, एक विद्यालय में किसी दिन 546 विद्यार्थी उपस्थित थे। यदि एक दिन शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 4-4 लड्डू दिए गए, तो बताइए कि शिक्षकों ने कुल कितने लड्डू बांटे। तो एक बच्चे को 4 लड्डू मिले हैं और कुल 546 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो कुल बांटे गए लड्डू बराबर 546 गुणित 4। तो 4 का गुणा हम 546 में करेंगे तो 4 छिंग 24 की 4 हासिल का 2, फिर 4 चौके 16 और 2 18 की 8 हासिल का 1 और 4 पंजे 20 और 1 21। तो कुल 2184 लड्डू बांटे गए। यह उत्तर है 2184 लड्डू। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है, दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। तो हमें एक सर्कल दिया गया है जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा गया है और इसके हमें 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो पहले हम देख लेते हैं इस सर्कल में कुल कितने भाग हैं। तो इसमें कुल 8 भाग हैं, तो हमें 8 के 1/4 भाग को छायांकित करना है। तो 8 का 1/4 हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम 8 और का मतलब गुणा 1/4। अब यहाँ 8 अंश में है और 4 हर में है, तो इसलिए हम 4 से 8 को भाग देंगे। तो 4 1 4, 4 दूनी 8 और ये 2 और 1 दोनों अंश में है, इसलिए इनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 1 2, तो 8 भागों का 1/4 भाग 2 होगा, यानी हमें कुल 2 भागों को छायांकित करना है। तो आप इस प्रकार कोई भी 2 भागों को छायांकित कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। 0.6 गुणित 0.4। तो हमें 0.6 और 0.4 का गुणा करना है।
दशमलव वाले गुणा भी सामान्य गुणा की तरह ही होते हैं, केवल अंतर ये होता है कि गुणनफल में अंत में दशमलव के स्थान का निर्धारण करना होता है। तो आइए देखते हैं इसका हल। 0.6 गुणित 0.4। तो हम 4 का गुणा पहले 6 में कर देते हैं, 4 छिंग 24। अब 0 का गुणा मैं 6 में करूं और 0 में करूं तो भी उत्तर 0 आएगा, इसलिए अब 0 का गुणा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो अब हमें दशमलव के स्थान का निर्धारण करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.4 में भी दाएं हाथ तरफ से इकाई के अंक से एक अंक पहले दशमलव लगा है और 0.6 में भी इकाई के स्थान से एक अंक के पहले दशमलव लगा है, यानी कुल 2 अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो हम गुणनफल में भी इकाई के स्थान से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे। तो पहला अंक 4 और दूसरा अंक 2, इसके पहले दशमलव लग जाएगा और दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.24। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। तो प्रश्न है 7/28। चूंकि ये एक भिन्न है और ये अपने मानक रूप में नहीं है, तो इसे हमें हल करके मानक रूप को उत्तर में लिखना है। तो 7/28, चूंकि यहाँ पर इन दोनों का जो महत्तम समावर्तक है यानी 7 और 28 में सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग हम दे सकते हैं वह है 7। तो 7 को 7 और 7 चुके 28, तो ये उत्तर आ जाएगा 1/4। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है, अंकों 5, 1, 3, 2 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो जब भी हमें अंक दिए हों और उनकी सहायता से सबसे छोटी संख्या बनानी हो तो हम अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक आ जाएगा 1, उसके बाद इससे बड़ा अंक है 2, फिर है 3 और सबसे बड़ा अंक इन चारों अंकों में है 5, और यह हमें दी गई है ऑप्शन नंबर बी में। तो उत्तर होगा 1235। प्रश्न क्रमांक 17 है, 17 और 36 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याओं का समूह होता है जिसमें 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं शामिल की जाती हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। तो जब हम 17 के बाद यानी 18 से 35 तक जाते हैं तो कुल मिलाकर 18 पूर्ण संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। आप 18 से लेकर जब 35 तक गिनते हैं तो कुल 18 पूर्ण संख्याएं इनके बीच में आएंगी, 17 और 36 के बीच में। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। प्रश्न क्रमांक 18 है, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो गुणज में हम ऐसी संख्या लिखते हैं जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो हमें 5 के प्रथम 4 गुणज लिखने हैं, तो हम 5 के 4 गुणज 4 संख्या लिख देंगे जो उसके पहाड़े में आती हैं। तो ये 4 गुणज हैं 5, 10, 15 व 20। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के गुणज को उसके पहाड़े से लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक चतुर्भुज बनाकर उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो चतुर्भुज में आप किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हैं। वह एक वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए चतुर्भुज एक आयत है। अब हमें इसके अभ्यंतर को छायांकित करना है। अभ्यंतर यानी इसके अंदर के भाग को छायांकित करना है। तो हम इसे छायांकित कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक आयत बनाया और इसके अभ्यंतर यानी कि अंदर के भाग को पूरी तरह से छायांकित कर दिया है। इसी प्रकार आप भी एक चतुर्भुज बनाकर उसके अंदर के भाग को छायांकित करेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है, घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करके 3 समकोण घूम जाए। तो इसे मैं एक आपको चित्र की सहायता समझाता हूं। तो जैसा कि आप चित्र पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक वृत्त बनाया, एक घड़ी बनाई है और इसे 4 बराबर भागों में बांट दिया है, क्योंकि एक घड़ी में 4 समकोण बन सकते हैं। ये
घड़ी में बनने वाली समकोणों की अधिकतम संख्या है। तो जब घड़ी को हम 12 से प्रारंभ करते हैं मिनट की सुई को, तब जब ये पहला समकोण घूमेगी तो ये आ जाएगी 3 पर। ये पहला समकोण हो गया। फिर जब ये दूसरा समकोण यहाँ घूमती है तो ये आ जाती है 6 पर। और जब ये तीसरा समकोण यहाँ 6 से 9 पर जाएगी तो ये तीसरा समकोण यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आएगा 9 पर। ऑप्शन नंबर सी, हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 पर। प्रश्न क्रमांक 21 है, संख्या रेखा पर ऋण 5 को दर्शाइए। तो पहले मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर एक संख्या रेखा बनाई है। यहाँ बीचों बीच शून्य है, शून्य के दाएं हाथ तरफ धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य के बाएं हाथ तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो हमें ऋण 5 का पर दर्शाना है। तो ऋण 5 शून्य के बाईं ओर यहाँ स्थित होगी। तो इस तरह इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। यह हो गया संख्या रेखा पर ऋण 5 का प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की ओर। प्रश्न क्रमांक 22 है, संख्या 4/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो जब भी हमें किसी भिन्न के तुल्य एक भिन्न लिखने को दी जाती है तो हमें इसके लिए अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना पड़ता है या भाग देना होता है। तो चूंकि यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है 4/5, ये अपने एक मानक रूप में है 4/5। तो यहाँ पर हम एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते, इसलिए हमें किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे यदि मैं अंश में 2 से गुणा करता हूँ तो हर में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। यदि मैं अंश में 3 से गुणा करता हूँ तो हर में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी मुझे एक तुल्य भिन्न प्राप्त होगी। तो उदाहरण के तौर पर मैं 3 से अंश में गुणा करता हूँ तो हर में भी 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने पर गुणनफल आएगा 4 तिया 12 और 5 तिया 15। 12/15 4/5 की एक तुल्य भिन्न है। इसी प्रकार आप और भी तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं समान संख्या से अंश और हर में गुणा करके। प्रश्न क्रमांक 23 है, निम्नलिखित संख्याओं को बड़ी से छोटी के क्रम में लिखिए। तो हमें बड़ी से छोटी के क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में दी गई संख्याओं को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 9, 9 से छोटी है 6, 6 से छोटी है 3, 3 से छोटी है 0, 0 से छोटी है ऋण 5 और ऋण 5 से छोटी है ऋण 7। ये हो गया संख्याओं का अवरोही क्रम। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 24 है, संख्या x को 5 से गुणा करके संख्या 4 को जोड़ने वाला बीजीय व्यंजक लिखिए। तो हमें x में 5 से गुणा करना है और फिर 4 को जोड़ना है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक बीजीय व्यंजक के माध्यम से दर्शाना है। तो जब हम x को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5x और इस गुणनफल में जब हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा 5x धन 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 25 है, संख्या 4/5 और 5/3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका गुणनफल। 4/5 गुणित 5/3। तो अंश वाला 5 हर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा और 4 और 3 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी 4 में ना 3 से भाग जाएगा और ना ही 3 से 4 में भाग जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 4/3। तो उत्तर आ गया 4/5 और 5/3 का गुणनफल हो गया। प्रश्न क्रमांक 26 है, संख्या 350 को 3:4 के अनुपात में बांटिए। तो पहला भाग हो जाएगा इसका, पहला भाग। तो 350 को हमें बांटना है, इसलिए हम लिखेंगे 350 और यहाँ 2 भाग हैं 3 और 4। तो पहला भाग जो है 3 है, इसलिए हम 3 से गुणा करेंगे और दोनों भागों का योग 3 और 4 का जो योग होता है वो होता है 7। तो इसलिए हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 7 × 0 =
शून्य। तो 50 और 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 50 तिया 150। पहला भाग हो गया 150। इसी प्रकार हम दूसरा भाग निकालेंगे। दूसरा भाग, आप दूसरा भाग दो तरह से निकाल सकते हैं। या तो 350 में से जो पहला भाग 150 आया उसे घटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा, या फिर इसी विधि को पुनः दोहरा सकते हैं। तो हम दूसरा भाग इसी विधि से निकाल लेते हैं। तो 350, अब हमें दूसरा भाग निकालना है तो अब हम 4 से गुणा करेंगे। 4 और दोनों भागों का योग, 3 और 4 का योग आ जाएगा 7। तो पुनः 7 को 7, 7 पन्ना 35, 7 शून्यम 0। और अब 50 का गुणा 4 से होगा तो यह आ जाएगा 50 चुके 200। 150 और 200 को जब आप जोड़ते हैं तो ये कुल 350 आता है। ये था प्रश्न क्रमांक 26 का हल। आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। प्रश्न क्रमांक 27 है, संख्या 7.2 को 9 से भाग दीजिए। तो 7.2 को 9 से जब हम भाग देंगे तो पहला अंक 7 जो है 9 से छोटा है, ये भाग नहीं जाएगा तो भागफल में आ जाएगा दशमलव, शून्य और उसके बाद दशमलव। अब दशमलव की वजह से ये 7 के साथ 2 भी शामिल हो जाएगा, यानी अब ये बन जाएगा 72। तो 72 में अब हम 9 से भाग देंगे तो 9 8 72। भागफल आ जाएगा 0.8 और शेषफल आ जाएगा 0। तो उत्तर आएगा हमारा 0.8। आते हैं प्रश्न क्रमांक 28 पर। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 80 में से 65 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है तो कुल पूर्णांक जो है 80 उन्हें नीचे रखेंगे और प्राप्तांक जो है 65 उन्हें ऊपर रखेंगे। प्रतिशत के लिए हमेशा प्राप्तांकों को ऊपर रखते हैं और पूर्णांकों को नीचे, और प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी और 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब हम 65 और 5 का गुणा कर देते हैं तो 55 25, हासिल का 2 और 5 6 का 30 और 2 32 और बटे में चल रहा है 4। अब पहला अंक जो है 3 है वो 4 से छोटा है, तो हम साथ में 2 को भी ले लेंगे तो बन जाएगा 32। तो 4 8 32। अब बचता है आगे 5। तो 4 का पढ़ना हम ऐसे पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 4 1 को 4। तो 5 में से 4 गया, बचा 1। अब 1 में हम 4 से भाग नहीं दे सकते हैं तो लग जाएगा यहाँ पर दशमलव और ये बन जाएगा 2। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब बच गया यहाँ पर भी 2, किंतु दशमलव की वजह से ये 2 20 बन जाएगा। तो उत्तर आएगा 4 पंजे 20। तो हमारा उत्तर आएगा 81.25%। प्रश्न क्रमांक 29 है, संख्या 2758 में 5 और 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 5 के आगे 1 अंक है तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50, और 7 के आगे आप देख पा रहे हैं 2 अंक है 5 और 8, तो 7 के आगे 2 अंक है तो आप 2 शून्य लगा देंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्थानीय मान 700। प्रश्न क्रमांक 30 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत में चूंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये एक आयत है। अब यदि इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ अगर लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो उसके सामने की जो लंबाई है वह भी 24 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार चौड़ाई 16 सेंटीमीटर दी है यहाँ, तो उसके सामने की जो चौड़ाई है वह भी 16 सेंटीमीटर होगी। यह आयत की विशेषता होती है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए हमें इन सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो आयत की
परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर 2 और लंबाई का मान दिया है 24 और चौड़ाई का मान दिया है 16, तो बराबर 2 और 24 और 16 हो जाएगा 40, तो 2 गुणित 40। अब 40 दूनी 80 सेंटीमीटर, यह है दिए गए आयत का परिमाप। इसी के साथ हमारे इस संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल पूर्ण होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करते हैं इसी प्रकार के और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में।